नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रसायन विज्ञान की इस वीडियो क्लास में। देखिए साथियों, आप जानते हैं कि हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और 12th क्लास केमिस्ट्री के सबसे पहले लेसन में हम संकुलन दक्षता नामक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि जो संकुलन दक्षता है वो क्या होती है और किसी भी क्रिस्टल की प्रतिशत संकुलन दक्षता कैसे निकाली जाती है। उसी कड़ी में आज की हम वीडियो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं काय केंद्रित एकक कोशिका में प्रतिशत संकुलन दक्षता और सरल गणीय एकक कोशिका में प्रतिशत संकुलन दक्षता। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने जरूर समझा होगा कि संकुलन दक्षता कैसे निकाली जाती है, किस सूत्र को प्रयोग में लाया जाता है, और उसी कड़ी में हमने देखा है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका की प्रतिशत संकुलन दक्षता कैसे निकाली जाती है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि काय केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन दक्षता कैसे निकालते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सरल घनीय एकक कोशिका में प्रतिशत संकुलन दक्षता। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन दक्षता। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी ठोस में काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका उपस्थित होती है, ऐसी स्थिति में उसको हम निम्न चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ इस तरीके से होती है कि घन के 8वें कॉर्नर पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं और एक कण उस घन के केंद्रीय भाग पर उपस्थित होता है, सबसे बीचों बीच भाग पर उपस्थित होता है। ये स्थिति है काय केंद्रित एकक कोशिका की। यदि हम जानना चाहते हैं कि ऐसी एकक कोशिका में कितना भाग अवयवी कणों ने ग्रहण कर रखा है और कितना भाग शेष रिक्त बचा हुआ है, तो उसे हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि काय केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की कुल संख्या बराबर 1 + 1 2 होती है। अतः दो गोलों का कुल आयतन बराबर 2 × 4/3 πr³ या 8/3 πr³। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि हम जानते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका में कुल 2 कण होते हैं और एक गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है और इस तरीके से दो गोलों का कुल आयतन हो जाएगा 8/3 πr³। और अब हम इस चित्र के माध्यम से दो त्रिभुज को काम में लेते हैं एकक कोशिका का कुल आयतन निकालने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले एक भुजा निकालनी होगी और भुजा के माध्यम से इस पूरे एकक कोशिका का
कुल आयतन निकाला जा सकता है। यहां पर हमें दो त्रिभुज काम में लेने हैं। एक त्रिभुज होगा ए बी और सी, और साथ ही साथ दूसरा त्रिभुज होगा ए सी और डी। इस बिंदु को हम डी मानते हैं। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए, बी सी स्क्वायर भी हमारा हो जाएगा ए। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। यदि हम ए सी स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर ए रूट 2। क्या होगा, ए रूट 2। इसे हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां इस चित्र में देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी के माध्यम से हमने ए सी का मान निकाला है। ए सी बराबर ए रूट 2 हमारे पास आया है। अब यदि इस त्रिभुज को ध्यान में, इस चित्र को ध्यान में रखते हुए एक और त्रिभुज हम काम में लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी से। यदि हम ए सी डी से ए डी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 से, सॉरी यहां पर समीकरण नंबर 2 हम इस पहले वाली को देंगे। समीकरण नंबर 2, इस वाले समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से ए सी स्क्वायर का मान रखने पर ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। और इसी प्रकार यदि हम ए डी निकालना चाहें तो a रूट 3 हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, चित्र में ए से लगाकर बी बिंदु तक के मध्य की स्थिति को देखा जाए, ए से डी तक के मध्य की स्थिति को, तो ए बिंदु से लगाकर डी बिंदु तक, ये भी बिंदु है, यहां तक की स्थिति को देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 अवयवी कण इसके समीप है। टोटल कितने अवयवी कण है, 3 अवयवी कण स्थिति है और उनकी स्थिति कुछ इस तरीके से है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु डी है, ए डी, पहला अवयवी कण, दूसरा अवयवी कण, तीसरा अवयवी कण। हम इस छोटे से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि ए से लगाकर डी तक के मध्य की यदि दूरी को ज्ञात किया जाए तो टोटल क्या आएगा, एडी बराबर हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, एडी बराबर 4r। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, परंतु चित्र से ज्ञात होता है कि एडी बराबर 4r। इसको समीकरण नंबर 4 दिया जा सकता है। अब यहां पर समीकरण नंबर
3 एवं 4 की तुलना करने पर, समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना करते हैं तो क्या होगा, एक तो समीकरण नंबर 3 है और एक समीकरण नंबर 4 है, तो 4r बराबर a√3, और यदि हम a निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 4r/√3। ठीक है, इसके माध्यम से हम a का मान निकाल रहे हैं। a का मतलब भुजा, भुजा का मान क्या आया 4r/√3। और हम जानते हैं कि किसी भी घन का अगर हमें कुल आयतन निकालना हो तो हमें उसकी भुजा की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि भुजा क्यूब ही हमारे घन का कुल आयतन होता है। तो यहां तक की डेरिवेशन में आपको एक तो ध्यान रखना है, दो गोले का कुल आयतन कितना आया है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 के माध्यम से 8/3 πr³। एक आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, समीकरण सबसे लास्ट वाली के माध्यम से हमें, या यूं कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 और 4 की सहायता लेते हुए, तुलना करते हुए ए से डी के मध्य की जो दूरी है उसका अनुमान लगा सकते हैं 4r बराबर a√3, और उसी के माध्यम से यदि हम a निकालना चाहते हैं तो a बराबर 4r/√3 आ जाता है, और इसे हम समीकरण नंबर 5 दे सकते हैं। तो यहां मेन बात है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जो 5 है उनको ध्यान में रखना है। उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पर। यदि हम इसी डेरिवेशन को आगे बढ़ाएं तो यहां से मैं मिटा सकता हूं। अब थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास a का मान यदि आ जाता है, भुजा का मान आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक घन का कुल आयतन बराबर भुजा क्यूब। समीकरण नंबर 5 से a का मान रखने पर घन का कुल आयतन बराबर 4r/√3 का क्यूब, या 64r³/3√3। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 6 दे सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास समीकरण नंबर 1 के माध्यम से मान प्राप्त हुआ है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में उपस्थित दो गोलों का या दो कणों का कुल आयतन 8/3 πr³, और साथ ही साथ समीकरण नंबर 6 से हमारे पास मान प्राप्त होता है घनीय एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 6 से यदि हम मान रखते हैं प्रतिशत संकुलन दक्षता वाले सूत्र में, तो हमें काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में प्रतिशत संकुलन दक्षता का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम आगे लिख सकते हैं, अतः काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में प्रतिशत संकुलन दक्षता बराबर, समीकरण नंबर 1 से मान रखते हैं तो हमारे पास आता है 8/3 πr³,
और समीकरण नंबर 6 से मान रखते हैं एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, वो हमारे पास आता है 64r³/3√3। ठीक है, r³ से r³ को कैंसिल किया जा सकता है। बचे हुए भाग को व्यवस्थित करके लिखने पर प्रतिशत संकुलन दक्षता हमें प्राप्त होती है। प्रतिशत संकुलन दक्षता बराबर 8/3, पाई का मान हमारे पास 22/7 होता है और नीचे वाला पद जब उल्टा हो गया तो 3√3/64। जैसे ही इसे सोल्व किया जाता है तो ये हमारे पास मान प्राप्त होता है 68%। ठीक है, और इस प्रकार हमें जानकारी प्राप्त होती है कि यदि किसी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका का प्रकार काई केंद्रित एकक कोष्ठिका है तो ऐसे ठोस पदार्थ की प्रतिशत संकुलन दक्षता 68% प्राप्त होती है। और इससे जानकारी प्राप्त होती है कि ऐसे ठोस का 68% जो भाग है कुल, उसका 68% हिस्सा सभी अवयवी कणों के द्वारा ग्रहण किया गया होता है और बाकी बचा हुआ 32% जो भाग है वो रिक्त स्थान रहता है, रिक्त भाग रहता है। तो इस तरीके से काय केंद्रित एकक कोशिका की प्रतिशत संकुलन दक्षता को हम निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं। और अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए सरल एकक कोशिका की प्रतिशत संकुलन दक्षता की भी गणना करते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आगे। सरल एकक कोशिका में प्रतिशत संकुलन दक्षता। सरल घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि जो सरल एकक कोष्ठिका होती है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था केवल और केवल घन के 8वें कॉर्नर पर ही होती है। कुछ इस तरीके से व्यवस्था होती है अवयवी कणों की। और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी होनी जरूरी है कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कणों की संख्या भी 1 होती है, क्योंकि केवल और केवल 8वें कॉर्नर पर ही अवयवी कण उपस्थित है। और यदि 8वें कॉर्नर का कुल हिस्सा जोड़ा जाता है तो वो एक अवयवी कण बनता है। तो जब एक अवयवी कण यदि उपस्थित होता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक गोले का आयतन हमें प्राप्त हो गया है 4/3 πr³। तो संकुलन दक्षता के अंदर सभी अवयवी कणों का कुल आयतन निकालना होता है और सरल घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कण ही एक उपस्थित होता है। तो एक अवयवी कण का कुल आयतन हमें प्राप्त हुआ है 4/3 πr³। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब यदि हम इस एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालना चाहते हैं तो एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालने के लिए हमें भुजा की जानकारी होना जरूरी है।
यदि हमें भुजा का मान ज्ञात है तो हम एकक कोशिका का कुल आयतन निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आप इस चित्र पर ध्यान दें, ए बिंदु और बी बिंदु के मध्य, तो वास्तविकता में ऐसा है कि ए बिंदु से बी बिंदु के मध्य कुल 2 अवयवी कण होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं, ए बिंदु और ये बी बिंदु। तो ए से बी बिंदु के मध्य की जो दूरी है उसे ही हम भुजा मानते हैं, भुजा की लंबाई मानते हैं। और ए से बी के मध्य में यदि देखा जाए तो 2 अर्ध व्यास हैं, और हम जानते हैं कि दो अर्ध व्यासों की लंबाई क्या होती है, r प्लस r बराबर 2r। ठीक है, और इसे ही हम भुजा की लंबाई के रूप में मानते हैं, अर्थात ए बिंदु से बी बिंदु की लंबाई मतलब ए बराबर क्या है, 2r। अतः इस घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब, या हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2r क्यूब। ठीक है, और यदि हम इसे इस तरीके से निकालेंगे, अतः घन का कुल आयतन बराबर 8r क्यूब होता है, और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 के माध्यम से सरल एकक कोशिका में उपस्थित सभी अवयवी कणों का कुल आयतन प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ समीकरण नंबर 2 के माध्यम से सरल एकक कोशिका का कुल आयतन का मान प्राप्त हो जाता है। और जब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से मान रखते हैं, समीकरण नंबर 1 एवं 2 से मान रखने पर प्रतिशत संकुलन दक्षता क्या प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 1 का मान जब ऊपर रखा जाएगा तो वो आएगा 4/3 पाई r क्यूब, और साथ ही साथ बटेवा के नीचे जब एकक कोशिका का कुल आयतन रखा जाएगा तो वो हमारे पास प्राप्त होगा 8r क्यूब, और इसको हम गुणा कर देंगे 100 से, तो r क्यूब से r क्यूब को हम कैंसिल कर सकते हैं, और जब इसे और व्यवस्थित लिखा जाएगा तो प्रतिशत संकुलन दक्षता हमारे पास प्राप्त हो जाएगी 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8, या इस तरीके से लिख सकते हैं 1/8 इंटू 100, और जैसे ही इसे सॉल्व किया जाएगा 52.36 या 52.40% हमें प्रतिशत संकुलन दक्षता प्राप्त होती है। तो इस तरीके से सरल गणीय एकक कोशिका की प्रतिशत संकुलन दक्षता होती है 52.40%। ठीक है, एक जगह पर छोटी सी भूल हो गई है, उसके लिए क्षमा करें कि जो
काय केंद्रित गणीय एकक कोष्ठिका और फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्ठिका में हमने प्रतिशत संकुलन दक्षता निकाली है, तो वहां पर हम यहाँ 100 से गुणा नहीं कर पाए, तो वहां पर आप ध्यान रखें और 100 से गुणा करना होता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जैसे ही हम इस तरीके से गणना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि सरल गणीय एकक कोष्ठिका की प्रतिशत संकुलन दक्षता 52.40% होती है, जो कि इस बात की जानकारी प्रदान करती है कि लगभग आधा भाग अवयवी कणों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और लगभग आधा भाग रिक्त स्थान शेष रहता है, ऐसी एकक कोष्ठिका युक्त क्रिस्टल। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी ठोस में प्रतिशत संकुलन दक्षता की गणना कर सकते हैं और उसके माध्यम से उस ठोस के घनत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।